नमस्कार साथियों, एस कुमार शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम रीट 2011 का जो मनोविज्ञान में पेपर आया है, जिसके 30 प्रश्न हर साल रीट वाले एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। आपको बस ये देखना है कि जो पेपर हो चुका है उस पेपर में किस बिंदु से किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ आप सामने देख पा रहे हैं, सेक्शन 1 जो हैं वो आपके हमेशा 30 प्रश्न चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जिसे हम साइकोलॉजी कह रहे हैं, इसके आते हैं। 30 प्रश्न हैं और इसके 30 प्रश्न और सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं, तो उस हिसाब से यहाँ देखते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नों को समझिएगा, अन्यथा फिर क्या होगा कि आप कहेंगे कि सर इसका आंसर ये क्यों माना। तो या तो ऐसा है कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी कर चुके हैं और इसलिए देख रहे हैं कि आपका जो है मतलब अनुभव हो जाएगा कि पेपर किस प्रकार से लिया गया है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। अब जब भी बात आ जाए खिलौनों की आयु, खेलों की आयु, ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो कभी भी पूछ लीजिए तो आपको याद होना चाहिए। और कई बच्चे जो हैं इस मतलब आपके इस प्रश्न में भी जो हैं वो चकमा खा जाते हैं कि सर ये पूर्व बाल्यावस्था, पश्चिम बाल्यावस्था, शैशवावस्था, इनमें हमारा बहुत जो है टाइम वेस्ट होता है, समझ में नहीं आता है। तो एक बार समझ लीजिए कि कौन सी आयु कैसी है। हम बात करें आपके मनोवैज्ञानिक रोस के अनुसार, किसके अनुसार, रोस, तो इनके अनुसार ये अवस्था दी गई हैं, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशव अवस्था और किशोर अवस्था। तो वहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है। नॉर्मली हम शैशव अवस्था को जो है 5-6 वर्ष तक मानते हैं जन्म के बाद। तो जन्म से लेके 5-6 साल तक अवस्था होती है शैशव अवस्था। किंतु इन्होंने कहा कि शैशव अवस्था 5 से 6 साल तक नहीं है, शैशव अवस्था तो 1 से 3 वर्ष तक है। उसके जस्ट बाद पूर्व बाल्यावस्था शुरू हो जाती है और जो पूर्व बाल्यावस्था है वो 3 से 6 वर्ष तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, 3 से 6 वर्ष तक, यानी 3 साल तक तो शैशव अवस्था, 3 साल के बाद पूर्व बाल्यावस्था चलती हैं और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 6 से 12 वर्ष तक चलती हैं। जहाँ शैशव अवस्था में बालक या बालिकाएं जो होती है, जो शिशु होता है, वो पूर्णतया अपने माता पिता, अपने घर वालों, अपने से बड़ों पर डिपेंडेंट रहता है या उनका अनुकरण करते करते सीखता है, चलना फिरना बोलना वगैरह उन पे आश्रित होता है। किंतु इसके बाद एक एज ऐसे आती हैं 3 से 6 वर्ष की, जब वो खिलौनों से खेलने लग जाता है, जब उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम जो स्पेंड होता है वो खिलौनों के साथ खेलने में करता है, तो वो आपकी पूर्व बाल्यावस्था है। तो यहाँ जो आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि खिलौनों की आयु कौन सी है, टॉय एज कौन सी है, तो वो आएगी आपका अर्ली चाइल्डहुड एज या पूर्व बाल्यावस्था। अब अगली जो अवस्था थी वो थी आपकी उत्तर बाल्यावस्था। इस बाल्यावस्था में बच्चा खिलौनों से शिफ्ट होकर खेलों पे आ जाता है। अब चूंकि वो चलने फिरने अच्छे से लग गया है, उसके दोस्त बनना शुरू हो गए, तो उनके साथ घर के बाहर रहना पसंद करेगा। घर के बाहर हैं तो अपना ज़्यादातर समय वो खेल खेलने में व्यतीत करता है। किस में व्यतीत करता है, खेल को खेलने में। तो खिलौनों की आयु तो है पूर्व बाल्यावस्था और खेलों की आयु है उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। अब यदि प्रश्न यही होता कि खिलौनों की आयु कौन सी है और आपको पूर्व या उत्तर बाल्यावस्था नहीं देता, केवल ऐसे प्रश्न आता कि शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, तो आप शिशु अवस्था को ही खिलौनों की आयु मानते और बाल्य अवस्था को खेल की आयु मान लेते। तो यहाँ प्रश्नों के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। और रोस नामक मनोविज्ञानी के अनुसार शैशव अवस्था 1 से 3 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था से 3 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक आपकी उत्तर बाल्यावस्था और 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक आपकी किशोर अवस्था चलती है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली है कि जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो हमने अच्छे से समझे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न अगला है आपका कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो एक बार तो हम पूरे ऑप्शनों को अच्छे से देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था की बात कर रहा है तो दल या समूह में रहने की अवस्था। अब देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। अगर आप ऊपर वाला प्रश्न देखेंगे, प्री गैंग एज, यानी गैंग एज कहा जाता है बाल्यावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को, जहाँ बालक टोली या समूह में रहना सीखता है। अब यहाँ क्या दे रखा है, दल समूह में रहने की अवस्था नहीं रहता है। बालक पूर्व बाल्यावस्था में भी दल समूह में नहीं रहता है, वो खिलौनों के साथ रहता है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ऐसा लिखना चाहिए कि दल या समूह में रहने से पूर्व की जो अवस्था है प्री गैंग एज, वो आपके पूर्व बाल्यावस्था है। इसलिए कई बार क्या होता है कि हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए अंग्रेजी देखी जाती है। प्री गैंग एज टोली में रहने की अवस्था से पहले की अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था,
3 से 6 साल की, जिसमें वो खिलौनों के साथ खेलता है। अनुकरण भी करेगा, जो उसके माता पिता और समाज वाले परिवार वाले सिखा रहे हैं तो वो वैसा सीखता है। प्रश्न करता रहता है, जिज्ञासु रहता है बालक इस अवस्था में, तो प्रश्न तो करता है। प्रश्न तो बाल्यावस्था में भी करता है, तो ये सिमिलर बात हो गई। किंतु खेलने की अवस्था नहीं है, खेलने की अवस्था तो उत्तर बाल्यावस्था है। जो भी मैं आपको बता रहा था कि खेलने की अवस्था कौन सी है, वो आपकी ये है। तो आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि खेलने की अवस्था या खेल की जो अवस्था है वो उत्तर बाल्यावस्था या केवल बाल्यावस्था है, जबकि पूर्व बाल्यावस्था खिलौनों की आयु है। शैशव आयु से ही रिलेटेड आयु है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। तो आप इतना घबराना नहीं, बिल्कुल सामान्य पढ़िए, आसानी से उत्तर पता लग जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपके कि उत्तर बाल्य अवस्था। आप लगभग, अब बच्चा जो है समूह में रहना शुरू कर चुका है, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर चुका है। तो जब स्कूल जा चुका है तो क्या उसे उसे द्रव्यमान के बारे में पता नहीं होगा कि वजन को कैसे नापा तोला जाता है, क्या एरिया होता है, नंबर्स क्या होते हैं। तो हम उत्तर बाल्यावस्था की बात कर रहे हैं, और उत्तर बाल्य अवस्था उसके स्कूल जाने की अवस्था हो जाती है। स्कूल जाने के बाद उसे द्रव्यमान के बारे में सिखाया जाता है, संख्याओं के बारे में सिखाया जाता है, क्षेत्र एरिया के बारे में सिखाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ों पे कमांड उसकी रहेगी। अब वो जागरूक बन चुका है, अब उसे पता हो चुका है कि उसे क्या करना है। उत्तर बाल्यावस्था की एज कितनी बताई थी मैंने आपको, 6 से 12। तो 6 से 12 वर्ष का बालक स्कूल जाने लग गया है। स्कूल में उसे सब चीज़ों की जानकारी होगी या नहीं होगी, होगी। इसलिए द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र, ये जो प्रश्न है इसका आंसर ये बिल्कुल आएगा। अगला हम देखते हैं विकास का अर्थ क्या है। हम डेवलपमेंट को देख रहे हैं, तो विकास क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। पहला आपके यहाँ ऑप्शन है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिवर्तन तो होते हैं, चेंजेस भी हैं। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तीसरा है अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो है परिवर्तन की श्रृंखला। अब सबसे पॉजिटिव दो ऑप्शन बच रहे हैं कि परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये आ गया इसमें। दूसरे में अभिप्रेरणा है, तो तीसरे में अभिप्रेरणा के साथ अनुभव भी हैं। यानी कि इन दोनों में से एक आंसर आपका होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर दो जो ऑप्शन दिए हैं उनसे अच्छे पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अब परिपक्वता की बात करें तो परिपक्वता के बाद से विकास शुरू नहीं होता है। विकास जो है आपके बचपन से शुरू होता है। विकास कब से शुरू होता है, विकास बचपन से शुरू हो जाता है। तो परिपक्वता आने का विकास से उतना संबंध नहीं है। जब बालक माता के गर्भ से विकसित हो रहा है तो परिपक्वता आने के बाद तो वो और विकसित होगा। यानी कि अनुभव तो हैं, अनुभव तो वो शुरुआत से लेता आ रहा है। तो अभिप्रेरणा वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप जो होने वाली परिवर्तनों की श्रृंखला है, यह उसके विकास को दर्शाएगी। तो यहाँ आज सही प्रश्न हो जाएगा अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न इजी नहीं है। यह प्रश्न आपसे आपके जो आपने पढ़ा है, पूर्व ज्ञान जो लिया है, उसको पूरा अच्छे से चेक कर रहा है। यानी कि यहाँ अगर कोई बालक ऐसा सोचे कि परिपक्व हो चुका है और उस हिसाब से होना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। परिपक्वता विकास की जो उच्च अवस्था होती है उसको दर्शाती है, किंतु विकास बचपन गर्भ से शुरू हो जाता है। तो फिर ये बात अभिप्रेरणा के लिए सही मानी जाएगी कि अभिप्रेरित बालक और अनुभव जो बालक है उसके परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होगा विकास। अगला हम देखते हैं अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रश्न जो है सही नहीं रहेगा विकास के संदर्भ में। पहला है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। तो सही बात है कि हर अवस्था में अपने अपने खतरे होते हैं। दूसरा ऑप्शन है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। हाँ, ये नेगेटिव बात है। विकास बढ़ावा देने से होता है, बढ़ावा देने से क्यों नहीं होगा, डेवलपमेंट है। अगर आप जो चेंजेस कर रहे हो, आप बच्चे को एक्सपोजर कर रहे हो, तो उसके प्रभाव उसमें दिखाई देते हैं, वातावरण के प्रभाव देते हैं। तो यहाँ गलत बात की कही गई है। कल्चर का उसके डेवलपमेंट से रिलेशन है। वातावरण, कल्चर का मतलब उसके सांस्कृतिक वातावरण की बात कर रहा है, तो वातावरण का विकास से प्रभावित पड़ता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं हैं। शैशव अवस्था, गर्भ अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, हर अवस्था की एक विशेषता होती है। तो वो बात सही है। बात ये गलत है कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, होता है।
तो वो विकास के संदर्भ में नेगेटिव बात है, वही आपसे पूछ रहा था सत्य नहीं है, यानी जो नेगेटिव है वो आपको चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास उकसावा या बढ़ावा देने से नहीं होता। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। यानी कि क्या कह रहा है, उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था यानी कि 6 से 12 साल तक की आयु, कितने साल तक की आयु, 6 से 12 साल तक की आयु। अब 6 से 12 साल तक की आयु में हो तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक सारी कुशलताएं, हाँ खेलों से संलग्न हैं तो शारीरिक कुशलताएं तो होगी। दूसरा है पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाएं, क्या बालक 6 से 12 साल में पुरुषों और महिलाओं की तरह की सामाजिक भूमिकाएं निभा सकता है, नहीं निभा सकता। किशोर अवस्था या उसके बाद वाली अवस्थाओं में वो समाज के लिए परिपक्व होना शुरू होता है, उससे पहले नहीं है। उससे यहाँ वह अपने समूह में रहना पसंद करता है, खेलों में दिन भर लगा रहेगा, तो उसकी समाज के नियमों की इनकी इतनी जानकारी नहीं है, तो ये बात गलत है। बाकी व्यक्ति का आत्मनिर्भरता वाला पॉइंट सही है। हम उम्र बालकों के साथ यानी टोली में रहने गेंगेज की अवस्था है, तो ये बात सही है। कौन सी बात गलत है, बात ये गलत है कि वो पुरुषों की तरह और महिलाओं की तरह जो है सामाजिक भूमिकाएं निभाएगा, ये बात गलत है। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिए यहाँ भी नई बात पूछ रहा है कि कौन सा इसके लिए सही नहीं होगा। तो क्या पुरुष और महिलाओं की भूमिका बालक बचपन में बाल्यावस्था में निभा सकता है, नहीं निभा सकता। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, यानी कि नॉर्मल मैच्योरिटी आने से पहले जब हम ट्रेनिंग देते हैं उसी की तरह बिहेवियर करने की, तो इससे क्या होगा, तो इसे हम समझते हैं सामान्य परिपक्वन को सामान्य कौशलों के निष्पादन में लाभकारी है, बात सही है। कुल मिला के हानिकारक होता है, ऐसा भी नहीं है, तो इतना भी नेगेटिव नहीं है। दीर्घकालिक लाभकारक है, तो ये बात भी हो सकती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाभकारी भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकता है। आप परिपक्व होने से पहले उसके जैसे ट्रेनिंग देना शुरू कर चुके हैं तो कई बार ये हानिकारक भी होगा बालक के लिए, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल एज के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। और कई बार लाभकारी भी हो सकता है, क्योंकि बालक की कुशलताएं कौशल बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी विकसित हो जाते हैं। तो लाभकारी या हानिकारक हो सकता है, दोनों बातें हैं। उपरोक्त में तो लाभकारी भी बता रखा था, हानिकारक भी बता रखा था, वो तो केवल लाभकारी भी नहीं है। तो बात ये सही होगी कि लाभकारी भी हो सकता है परिपक्वन जो उसके लिए प्रशिक्षण दे, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस विधि का प्रयोग किया गया है। एवं अच्छी विधि से प्रयोग और अच्छे बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए हैं तो लाभकारी होगा, अन्यथा फिर वो हानिकारक होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है कि सामान्य परिपक्वन लाभकारी या हानिकारक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते आपको ये पता करना है कि किस विधि का आपके विकास में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। राजू 5 साल का है। एक कहानी दी गई है आपको 5 वर्ष के राजू के बारे में। राजू क्या करता है कि बाहर तूफान देखता है, जैसे जैसे बिजली चमकती है, बिजली कड़कड़ाने की आवाज़ आती है, तो वो उस आवाज़ को सुनकर उछलता है, उछल कूद करता है। फिर बार बार ये घटना होती है कि जब जब बिजली जो है कड़कती हैं फिर वो उसको सुनकर उछलता है। तो ये आपने ऐसी जो है सेम टू सेम बातें अधिगम के किस सिद्धांत में पढ़ी थी। आपने कुत्ते वाला प्रयोग देखा था, पावलोव वाला सिद्धांत था, जिसमें कुत्ता क्या कर रहा था, जैसे उसके सामने जो है या तो भोजन लाया जाए या घंटी की आवाज़ सुनाई जाए, तब तब उसके मुंह में लहर आ रही थी, उसके अन्यथा फिर वो नॉर्मली बिहेव कर रहा था। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन था कि जब कुत्ते को घंटी बजाई जा रही थी या भोजन दिखाया जा रहा था तब तब उसके मुंह में लहर आ रही थी, यानी कि आपको प्राकृतिक या कृत्रिम उद्दीपक दिया जा रहा था, तब आप वैसी चीज़ें जो हैं अनुबंधन की बात कर रहे थे। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव वाला सिद्धांत है, जो आपको यहाँ एक स्टोरी की फॉर्म में दिया गया है, राजू के माध्यम से समझाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सकारात्मक दंड का उदाहरण कौन सा हो सकता है। मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिनमेक निकालना बंद करना, इनमें से सभी। तो ये सकारात्मक दंड नहीं हो सकता। अगर आप मित्रों के साथ समय बर्बाद करें तो सकारात्मक दंड कहाँ हुआ, या मिनमेक निकालना बंद करें तो सकारात्मक दंड कहाँ हुआ। बात तो ये सही है कि यदि मित्र उपहास भी उड़ाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दंड आपके लिए नकारात्मक है, वो सकारात्मक भी हैं। दोस्तों के द्वारा किया गया उपहास आपको नेगेटिव दिशा में नहीं लेके जा रहा है, आपके लिए पॉजिटिव बात है। आप उनसे अच्छा या उनके जैसा बनने का प्रयास करें, या उन्होंने जो कहा है आप उस पर जो है गौर करके सुधार कर सकते हैं। तो ये मित्रों द्वारा उपहास उड़ाना सकारात्मक आपके दंड का ही, आपके जो पॉजिटिव पनिशमेंट है उसके अंदर ही आता है। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से कौन सा कथन
अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है। आपके जो मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस, इसके लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। यदि अभिप्रेरणा एक प्रोसेस है तो इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं होगा। लक्ष्य की ओर ले जाती है, बात सही है। मोटिवेशन से आदमी अपने एम को प्राप्त कर लेता है, सही बात है। शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी करता है। क्या मोटिवेटेड आदमी शारीरिक रूप से कुशलताओं को प्राप्त नहीं करेगा? करेगा, उनको संतुष्ट करने में लगा रहेगा। मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं यानी मानसिक रूप से भी वो सशक्त बनने का प्रयास करता रहता है, मन साइकोलॉजिकली भी जो है अच्छा बन पाता है। हाँ, इसके लिए एक बात गलत है यहाँ पे कि यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो अप्रिय स्थिति से दूर कैसे रखेगा, तो ये नेगेटिव बात है इसके लिए। तो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में ये कथन है जो सही नहीं है कि व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो ये मोटिवेशन के संदर्भ में असत्य बात है। अगला प्रश्न है, किसी उद्दीपन के निरंतर देने से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो रहा है। देखिए, अधिगम में आपने पढ़ा था कि वो स्थायी परिवर्तन है, तो अधिगम अस्थायी परिवर्तन नहीं है। तो यह आपके उस ज्ञान को चेक करने के लिए प्रश्न दिया गया है कि आप यहाँ देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। यदि आपने परिवर्तन शब्द देख के डायरेक्ट अधिगम लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। किंतु अस्थायी परिवर्तन जो निरंतर किसी स्टिमुलस या उद्दीपक के देने से अपने व्यवहार में चेंज किया जा रहा है, तो वह आपकी हैबिचुएशन यानी आदत निर्माण अभ्यस्तता के कारण है। तो अभ्यस्तता वाला जो प्रश्न है वो यहाँ सही माना जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि उद्दीपन के कारण, उद्दीपन देने के कारण लगातार उद्दीपन दिया जा रहा है और उसके कारण आपका बिहेवियर अस्थायी रूप से बदल रहा है, परमानेंटली नहीं बदल रहा है, तो वह अभ्यस्तता वाला सिद्धांत लागू होगा। अन्यथा अधिगम की बात करें तो स्थायी परिवर्तन होना जरूरी है। फिर अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी भी विद्यार्थी की अभिवृत्तियों में परिवर्तन करना है तो उसके लिए कौन सी विधि का प्रयोग सही नहीं है। क्या दबाव से किसी बात या विचार को राजी करना? हाँ, ये गलत बात है कि दबाव देकर हम किसी चीज़ को जो है, अगर हम किसी चीज़ के लिए बच्चों को राजी कर रहे हैं दबाव देकर, तो क्या सही बात है? ये बात गलत है, दबाव नहीं दे सकते। पहला ही बिंदु गलत है। आगे भी देखते हैं कि कौन सा इसके अलावा और गलत हो सकता है। विचार को दोहराना नहीं, विचार दोहराने से या दृढ़तापूर्वक सामने रखने से एटीट्यूड पॉजिटिव होगा, उसके लिए नेगेटिव बात नहीं है। प्रशंसनीय व्यक्ति का समर्थन या उसकी स्वीकृति मिल रही है, उसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा रही है, तो ये पॉजिटिव बात है। साहचर्य स्थापित करना, तो गुड फीलिंग इससे आएगी बच्चे को। नॉर्मल सी बात है कि दबाव में बालक जो है, समायोजन वाला बिंदु है कि जहाँ दबाव दिया जा रहा है वहाँ बालक अपने आप को मानसिक रूप से समायोजित नहीं कर पाता है, उसकी अभिवृत्ति एटीट्यूड चेंज होगी, फिर तो उसमें परिवर्तन आता है। तो दबाव बालक के लिए सही नहीं होता है। अगला प्रश्न, उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जब भी उपलब्धि परीक्षण की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बातें कही जाती हैं। जीवित रहने के लिए आवश्यक है, हाँ। व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि के लिए आवश्यक है, और व्यक्तिगत पर्सनल जो क्षमताएं हैं उनको संतुष्ट करता है, हाँ। उपलब्धि जो अचीवमेंट हैं वो मोटिव जो हैं सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। पर्सनली हो तो वो विकास कहलाएगा, और यदि वो व्यक्तियों के बीच में है तो वो सामाजिक कहलाएगा। तो ये बात भी सही है कि सामाजिक है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, जीवित रहने के लिए भी आवश्यक है। तो ये सभी बातें अच्छी हैं, तो इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, 6 से 10 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु है? 6 से 10 वर्ष की आयु। इसमें बालक रुचि लेना किस में प्रारंभ करता है, किस चीज़ में वो रुचि लेगा? धर्म में नहीं है, अभी इसको जानकारी नहीं है धर्म कितनी, तो नहीं लेगा। यौन संबंधों में, उसमें किशोर अवस्था के लक्षण प्रकट नहीं हुए तो उसमें जानकारी कैसे लेगा? मानव शरीर में नहीं है, चूँकि वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलने में, इनमें या फिर उनके साथ क्रिया करने में जो है संलग्न रहता है, तो बस 6 से 10 साल की आयु में वो पढ़ने जाना शुरू हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि 6 से 12 वर्ष की जो आयु होती है उत्तर बाल्यावस्था, उसमें बालक विद्यालय जाना शुरू हो जाता है। तो उसको संख्या का ज्ञान, एरिया क्षेत्र का ज्ञान, द्रव्यमान आदि का ज्ञान होना शुरू हो जाता है। तो विद्यालय में वह पढ़ने में, खेलने में, इनमें रुचि लेने लग जाता है। तो ये विद्यालय है जहाँ 6 से 10 वर्ष की आयु में उसकी रुचि जो है प्रारंभ हो जाएगी। अगला आपके सामने प्रश्न है, आपने ये जो है सिद्धांत पढ़ा था कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के जैसा है जो 10% ऊपर दिखाई देता है और उसका अधिकांश भाग छिपा रहता है,
और चेतन मन भी 3 प्रकार का होता है। तो आपने मन विश्लेषण वाला सिद्धांत पढ़ोगा, मनोविश्लेषण वाला सिद्धांत। उस सिद्धांत में ये कहा जाता है कि 90% जो आपके मस्तिष्क का या मन का जो भाग है वो छिपा रहता है और 10% ही हमें जो है बाहर उभरा हुआ दिखाई देता है। तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो दिखाई दे रहा है वो वैसा होगा। 90% भाग जो है कभी भी किसी भी प्रकार से जो है काम आ सकता है या आ जाता है। आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना ये है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने चले जाते हैं, तो इस समय वो क्या चीज़ कर रहे हैं? तो विस्थापन, समायोजन के अंदर एक बिंदु आता है विस्थापन का, तो वो विस्थापन कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। एक चीज़ को दूसरी चीज़ को एक चीज़ को दूसरी चीज़ से शिफ्ट करके उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ कहलाती हैं डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन करना। गुस्सा आ रहा है तो खेलने चले गए, तो ये उनको संतुष्टि प्रदान कर रही हैं, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगी। उनको आवश्यकता है इस समय शांत रहने की, तो शांत रहने के लिए वो कहाँ चले गए? खेल के मैदान में चले गए हैं। अब अगला बिंदु है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं की विभिन्न परिस्थितियों को, स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से अनुकूलित कर रहा है। तो देखिए, जब समायोजन की बात आए तो समायोजन में आप एक सिद्धांत पढ़ोगे आवश्यकताओं का। तो आवश्यकताओं का संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ऊपर वाले में आपको मैंने बताया था कि बालक अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन पैदा करने के लिए। अगला है, भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। किसमें? जो है आपके इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है नहीं होगा बिहेवियर में। तो आपने स्वलीनता, ऑटिज्म वाला बिंदु पढ़ा होगा। ये ऐसे तो फालतू तो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। ऑटिज्म वाला जो बिंदु है वो इसी उद्देश्य से दिया गया है कि क्या जो बालक पेपर दे रहा है उसको पता है कि ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म से या जो स्वलीनता वाले जो बालक होते हैं उनमें भावनात्मक बाधा का गुण ये जो है नहीं होगा, क्योंकि आप जब वो बिंदु अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बालक तो एक अलग ही दुनिया जो है इनकी चलती रहती हैं। ये अगर कोई चीज़ करने में ध्यान मग्न है तो रहेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जूते सूंघ रहे हैं कोई बालक, कोई जो है किसी काम को कर रहा है तो उसी में लगा रहता है, उसको दूसरा काम याद ही नहीं आता। तो ऐसे बालक जो हैं ऑटिज्म ग्रसित हैं। तो ये ऑटिज्म वाले टॉपिक से आया हुआ प्रश्न है, तो यहाँ ये बनेंगे। ये ऐसे प्रश्न ये जो है आपके जवाब नहीं हो सकते। किसी ने अगर सिलेबस पढ़ा है, उस बेसिस पे पेपर देने आए, तो उसको पता होना चाहिए कि कौन से बिंदु से कौन सा प्रश्न बताया गया है। तो ये ऑटिज्म वाले से आया है। फिर अगला देखिए, हाँ, आपको निःशक्त जन यानी CWSN जो बालक है उनके लिए कौन सी शिक्षा दी जानी चाहिए। अब आपको एक शिक्षा पढ़ाई जाती है समावेशी शिक्षा, सबको एक छत के नीचे शिक्षा दी जाए। तो निःशक्त जनों को भी एक छत के नीचे सभी की तरह एक समान शिक्षा दी जाएगी, सामान्य बच्चों की तरह। तो ये उस बिंदु से आया है, समायोजन वाला, समावेशी शिक्षा। फिर अगला बिंदु है कि कौन सी ऐसी स्थिति हैं जो मानसिक मंदता से अलग हैं, उसके जैसी विशेषता नहीं रखती हैं। अब मानसिक मंद वो होता है जिनका IQ 25 से 70 के बीच होता है। बिल्कुल सही बात है। ये अपने जो जितनी भी क्रियाएं होती है वो नॉर्मल बच्चों से बहुत धीमे रूप से करते हैं, अब इनके जैसा नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप को एडजस्टमेंट करने में इनको कठिनाई होती है, बात सही है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, ये बात गलत है, उन बच्चों की जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक प्रतिभाशाली, सामान्य या इनके अलावा जो और बालक हो सकते हैं उनके अंदर इंटरपर्सनल रिलेशन जो हैं उनके भी अच्छे नहीं हो सकते। दो जनों के बीच के जो संबंध हैं वो अच्छे व्यक्तियों में भी खराब हो जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता है वो वैचारिक विभिन्नता के कारण भी हो सकते हैं। तो यहाँ मानसिक मंदता का इससे लेना देना नहीं है। तो अंतर्व्यक्तिक संबंध कमज़ोर हो रहे हैं, इसका मतलब वो मानसिक मंदता नहीं है, वो वैचारिक विभिन्नता है। विचारों की अलग अलग होना या अलग अलग विचारों की होने से जो है आपके अंतर्वैयक्तिक संबंधों में कमजोरी आती हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिया गया है आपके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जो बिंदु हैं आप जब वो पढ़ेंगे तो आपको अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या करवाया जाता है तो वो याद रखें। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहशैक्षिक क्रियाएं होती हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए, रुचियों की भिन्नता है। हाँ, अच्छा स्वास्थ्य अगर विद्यालय स्तर पर करवाए जा रहे हैं तो वो केवल अध्यापक के द्वारा और उसके द्वारा दिए गए वातावरण से ही करवाया जा सकता है। जब आप मानसिक स्वास्थ्य वाला बिंदु पढ़ोगे, और चूंकि मानसिक स्वास्थ्य घर वाला नहीं है बिंदु, ये आपके स्कूल वाला बिंदु है, तो यहाँ अध्यापक का सबसे मेन रोल है कि अध्यापक चाहे तो आपको अच्छा माहौल देगा और अच्छे अध्यापक होने के नाते वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए संबंधित सभी क्रियाएं करेगा। ये वाली बात है, तो इसलिए यही प्रश्न का आंसर सही माना जाएगा। फिर अगला है
कमज़ोर जो बालक है वो क्या होता है? कमज़ोर बालक किसे कहते हैं? क्या ऐसा बालक जो जिनकी वार्षिक आय कम है वो बालक कमज़ोर हैं? जो बालकों से वंचित वर्ग से आते हैं वो हैं? या गरीबी सीमा रेखा से नीचे हैं वो बालक कमज़ोर हैं? या सरकार ने जो न्यूनतम सीमा की वार्षिक आयु तय की है उससे कम जो कमाते हैं क्या वो हैं? तो ये डी वाला सबसे उपयुक्त है, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट तय करती हैं कि कमज़ोर वर्ग किसे माना जाए, कितने वार्षिक आय वाले जो मतलब घर वाले अभिभावक हैं उनको कमज़ोर वर्ग में रखा जाएगा, तो ये सरकार तय करेगी। तो कमज़ोर वर्ग का बालक सरकार द्वारा वार्षिक आयु जो तय करते हैं न्यूनतम, उससे कम वार्षिक आय वाले बालक होते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न 23वां है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में अगर किसी विद्यालय में 1 से 5 तक की कक्षाएं हैं और वहाँ 200 प्लस छात्र हो चुके हैं, तो उस समय आपके यहाँ विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात कितना होना चाहिए? नॉर्मली 1:35:31 होता है, बट जब 200 प्लस हो जाते हैं तो वो 1:40 वाला अनुपात अपनाया जाता है। कितना अपनाया जाता है? 1:40, यानी 1 शिक्षक और 40 बच्चे, 200 प्लस बच्चे होने के बाद आपके यहाँ होने ही चाहिए। नॉर्मली 1:30 और 1:35 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है बताया गया है, तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अब जब आप क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान अध्यापकों द्वारा, प्रधानाध्यापक के द्वारा, विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा स्थानीय स्तर पर किया जाता है, तो स्थानीय स्तर वाला भी है, तो ये बात भी सही है। अध्यापकों द्वारा किया जाता है, ये बात भी सही है। समस्या के समाधान करने के लिए है, तो सही बात है। व्यापक स्तर पर नहीं होता है, तो ये बात गलत है। स्थानीय स्तर पे हैं, लोकल स्तर पे हैं, क्योंकि अगर व्यापक स्तर पे चला गया तो फिर उसके लिए अलग से कमेटी गठित होती है, वो उसके समाधान के लिए लगे रहेंगे। अगर अध्यापक कर रहा है अपने स्तर पे तो स्थानीय स्तर पे होगा। तो ये क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में पॉइंट दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सही नहीं है? टीचिंग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या टीचिंग में सुधार किया जा सकता है? पढ़ाने के अंदर किया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। औपचारिक और अनौपचारिक हो सकता है, यानी कि फॉर्मल या इनफॉर्मल एजुकेशन के टाइप से हो सकता है, हाँ हो सकता है। घर पे भी शिक्षा दी जा सकती है और विद्यालय में शिक्षा दी जा सकती है, तो शिक्षण दोनों जगह है। विज्ञान और कला दोनों हैं, हाँ दोनों बात हैं। शिक्षण एक इंस्ट्रक्शन है, अनुदेशन है, हाँ यहाँ अनुवेशन लिखा हुआ है तो अनुदेशन आप इसे मानिएगा, अनुदेशन मात्र नहीं है। शिक्षण केवल अनुदेशन नहीं है, शिक्षण अनुदेशन के साथ साथ अधिगम भी है। शिक्षण अधिगम को देने के उद्देश्य से करवाया जाता है, यानी जब तक अधिगम नहीं है तो शिक्षण जो है परिपूर्ण नहीं माना जाता है। तो अनुवेशन की जगह अगर अधिगम होता तो ज़्यादा उपयुक्त बैठता। तो इसलिए यहाँ जो राइट आंसर होगा कि जो गलत है वो है शिक्षण अनुदेशन है, टीचिंग इज इंस्ट्रक्शन, ये गलत है। अगला आपके सामने प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये जो बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? अब मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ कि ये वही बच्चा गलत करके आएगा जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा इसके बारे में। NCF पाठ्यचर्या को सुधारने की बात कर रहा है, तो पाठ्यचर्या वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, ये दे रखा आपके डी वाला। इसमें साफ साफ दे रखा है कि पाठ्यक्रम सुधार और संरचित अनुभव के लिए है, तो यही होगा, ये ऑप्शन सही नहीं माने जाएंगे फिर। तो इसमें आप जितना सचेत होकर आंसर देंगे उतना ही आपके प्रश्न ज़्यादा सही निकलने की जो है चांसेस रहते हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। NCF 2005 के अकॉर्डिंग किस परीक्षा संबंध सुधारों को सुझाया गया है, यानी कि उसमें कौन सी परीक्षा प्रणाली के बारे में सुझाव दिया गया था कि इसमें सुधार होना चाहिए, तो वो था आपके कक्षा 10। तो जब आप इसके उद्देश्य पढ़ेंगे NCF 2005 के तो वहाँ आपको ये पढ़ाया जाएगा। या यदि आपने ऐसा नहीं पढ़ा है तो आप बुक्स का सहारा लीजिए, क्योंकि एक अच्छी बुक्स आपको काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा सकती हैं। अगला आपके सामने है दबाव कम करना है और परीक्षा में सफल बनाना है, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? दबाव कम करना है तो इसके लिए पॉइंट देखते हैं। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, यानी कि छोटी परीक्षाएं और कम समय में परीक्षा करवाई जाए, तो ये बात सही है। विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या विद्यालय जो शिक्षा के विभिन्न चरण हैं अलग अलग चरणों में पेपर करवाए जाए। वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा ये नहीं है, ये तो अभी भी पैटर्न चला है कि हर 6 महीने और लगभग 10 महीने के बाद जो वार्षिक परीक्षा होती है वो होता है, तो ये नहीं होगा। प्रवेश परीक्षाओं के लिए एजेंसियाँ, तो ये नहीं है। दोनों बातें गलत है, अब दोनों में से एक सही होना चाहिए। तो विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों की परीक्षाओं का आयोजन
या कम अवधि की परीक्षाएं, कम समय की और छोटे कम कम टाइम पीरियड में जो पेपर होता है वो दबाव भी कम करता है कि सिलेबस हर 2 महीने के हिसाब से पेपर हो रहे हैं, 2 महीने के बाद पेपर होंगे तो कम चीज़ पढ़ना पड़ेगा तो दबाव कम पड़ेगा। तो ये आपकी बात नई शिक्षा प्रणाली के हिसाब से सही बैठ जाती है कि कम समय में और छोटे पेपर हो तो बालकों को दबाव कम किया जा सकता है और उनके सक्सेस रेट को बढ़ाया जा सकता है। यदि एक पेपर में शुरुआत के 2 महीनों में बालक कमज़ोर हैं तो अगले 2 महीनों में वो सुधार कर सकता है। तो ये विद्यालय के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं करवाने का आयोजन सही नहीं होगा। यहाँ पे एनसीएफ 2020 के अकॉर्डिंग ये वाला बिंदु या जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन को दर्शाने वाला है वो यही बिंदु सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से किया जाता है? मूल्यांकन का मूल उद्देश्य क्या है? इवेल्युएशन क्यों करवाया जा रहा है? आपके सामने पहला ऑप्शन है, धीमी गति से सीखने वाले और प्रतिभाशाली बालकों को लेबल करेंगे, पहचान लेंगे कि ये प्रतिभाशाली और ये कमज़ोर बालक है। ऐसा नहीं है। उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है इसलिए नहीं, उसके लिए तो डायग्नोसिस टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण करवा लेंगे। अधिगम की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का पता लगाना, तो ये बात तो आ जाती है, पर इससे भी बड़ा जो मूल उद्देश्य आपको यहाँ दिया गया है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है। आपको एक प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है तो आपने जो शिक्षा ग्रहण की है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल हो पाई हैं, इस बात का पुष्टि पोषण यहाँ से हो जाता है। तो ये बात है कि मूल्यांकन हम इसलिए करें कि हमने जो सीखा है क्या हमारे जीवन में उत्पादन प्रोडक्टिव कुछ काम में आ रही है, नहीं आ रही है। मूल्यांकन इस उद्देश्य से किया जा रहा है। अंतिम प्रश्न है 2011 वाले पेपर का। प्रश्न ये है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? क्या चीज़ सबसे बढ़िया है? वीडियो निरूपण हो सकता है, बात सही है ये भी। प्रदर्शन से भी सीखते हैं। स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इससे भी सीखते हैं, और इनमें से सभी। अब जो बालक इसमें ध्यान नहीं लगाएगा वह इनमें से सभी लगा के आएगा, किंतु यहाँ ये कह रहा है कि सबसे बेहतर होना चाहिए। बेहतर यानी कि वो अच्छे तो हैं, वीडियो अनुरूपण भी अच्छा है, प्रदर्शन भी अच्छा है, किंतु सबसे ज़्यादा जो है वो खुद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग वाला सिद्धांत आपके यहाँ लागू हो रहा है। स्वयं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, अपने हाथों से कोई चीज़ करके देखी जाती है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो छोटे बच्चों को 1 से 5वीं तक के जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के, उनके लिए सबसे बढ़िया विधि है खेल विधि, और खेल विधि के अंदर लर्निंग बाय डूइंग वाला सिद्धांत लागू हो जाए तो ये सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। तो आपको हमें कमेंट करके बताना है कि आज का ये जो पेपर है इसके जो मैंने प्रश्न करवाए हैं आपको क्या वो समझ में आया या नहीं आया है, और यदि अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि आगे भी जो है आपका ये जो सीरीज चल रहा है पेपरों की करवाने की उसको हम जारी रखिए। 2011 वाला हमने देख लिया है, अगले पेपर में 2012 का सॉल्यूशन देखेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।